प्रिय विद्यार्थियों, मैं रेखा वैष्णव आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का चैप्टर नंबर 5 मिठाई वाला कहानी पढ़ाने वाली हूँ। इस कहानी में मिठाई वाले के माध्यम से लेखक ने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की बने स्थिति पर प्रकाश डाला है। एक्चुअल में जो मिठाई वाला है वो अपने बच्चों और पत्नी को खो चुका है और अपने निराशा भरे जीवन में आशा का संचार करने के लिए वो कभी मिठाई वाला, कभी मुरली वाला और कभी खिलौने वाला बनकर आता है। बच्चों के प्रति उसका विशेष लगाव झलकता है। उसे बच्चों से बहुत प्यार है, इसलिए वो कभी खिलौने वाला बनता है, कभी मिठाई वाला बनता है, कभी मुरली वाला बनता है। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वो गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वो ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठे। मादक स्वर, विचित्र मतलब बहुत अजीब तरीके से, और मादक मतलब मन को भाने वाला। ठीक है, वो इस तरह से गा गा कर कहता था कि सबके मन को वो मोह लेता था। उसके स्नाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच गई। स्नाभिषिक्त मतलब स्नेह से भरा हुआ। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झाँकने लगती, और जैसे ही खिलौने वाला आवाज़ लगाता सभी युवतियाँ अपने बच्चों को लेकर बाहर आ जाती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और उछलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और जो बच्चे बगीचे वगैरह में खेलते रहते वो भी उसके पास आके इकट्ठे हो जाते और खिलौने वाले को घेर लेते। तब वो खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित मतलब प्रसन्न हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? छोटे छोटे बच्चे तो लाकर बोलते हैं, तो बच्चे पूछते हैं इसका दाम क्या है, मतलब इसका दाम क्या है, और इसका। फिर वो अलग अलग खिलौनों के बारे में पूछते, और इसका मतलब और इसका दाम भी क्या है। ऐसे बच्चे अलग अलग खिलौने का अलग अलग दाम पूछते रहते हैं। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों को इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते थे, और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति, सागर की हिलोर मतलब सागर की लहर की तरह उसका ये मादक गान, मादक मतलब मधुर, मधुर स्वर गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुँचता। खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दोनों बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। चिन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला केछा सुंदर है। बच्चे खिलौने देखकर बहुत खुश हुए, तो जैसे ही बच्चे अपने घर पर आए तो वो बोलते हैं, मेला घोला कैसा सुंदर है, कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है। तो मुन्नू भी बोलता है, मेरा भी देखो, मेरा कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही मतलब देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है कि हमने ये खिलौने 2 पैसे में खरीदे हैं। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया, ये तो वही जाने, लेकिन दे गया तो दे गया, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। पहले कौन आया? खिलौने वाला। अब कौन आया? मुरली वाला। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक उस्ताद है,
मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसों में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वो पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया है उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। चर्चा मतलब बातचीत। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। मादक मृदुल मतलब मधुर स्वर, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। जैसे ही रोहिणी ने मुरली वाले की आवाज़ सुनी तो तुरंत ही उसे खिलौने वाले की याद आई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता ये फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है, पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोतनी मतलब पजामा ही ढीली होकर लटक आई। जो बच्चे पार्क में खेल रहे थे वो जैसे ही उन्होंने मुरली वाले की आवाज़ सुनी तो वो जल्दी जल्दी भाग कर आए। किसी की टोपी गिर गई, किसी का जूता पार्क में ही रह गया और किसी की पजामी ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली, हम भी लेंदे मुरली। मतलब बच्चे तुतला के बोलते तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो बच्चे बोल रहे थे कि हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे बच्चों से बहुत प्यार था। सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने हों, अभी इतनी जल्दी हम नहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। जो मुरली वाला है वो बोलता है कि एक एक को आराम से देंगे, हम इतनी जल्दी जाने वाले नहीं हैं, बेचने तो आई हैं और हैं भी। इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 है। मुरली वाला बोलते कि मेरे पास 1-2 मुरली नहीं है, पूरी 57 मुरलियाँ मैं लेकर आया हूँ। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसों के हिसाब से है, पर आपको मैं 2-2 पैसों में ही दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो गया। अप्रतिभ मतलब वह सहमा सा हो गया कि ऐसी बात इन्होंने कैसे कर दी। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है, कि इसकी असली कीमत क्या है, आपको नहीं पता। ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ें क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहाँ से भी 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 मुरली निकाल दो। फटाफट उन्होंने बोला कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम फटाफट से ये मुरली निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उस बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चों को जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता।
ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये ले लो, तुमको वैसी ना चाहिए। यह नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुम्हें अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे, धोती पकड़कर पैरों से लिपट कर। अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। तू अन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस दो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला आगे बढ़ गया। उस मुरली वाले ने सभी को मुरलियाँ दे दी। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला कभी नहीं आया। फेरी वाला जो मतलब गलियों में सामान बेचते हैं घूम घूम के, इसे फेरी वाला बोलते हैं। फिर वो सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरे निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तो रोहिणी को मुरली वाले का वो मीठा स्वर और बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त मतलब प्रेम से भरी हुई, स्नेह सिक्त मतलब प्रेम से भरी हुई बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए। फिर मुरली वाला काफ़ी समय तक नहीं आया और धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। स्मृति मतलब धीरे धीरे जो उसकी यादें थी वो भी नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई। क्षीण मतलब कमज़ोर। 8 मास बाद मतलब 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित मतलब घुटने तक लंबे बालों को वह सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। पहले आया खिलौने वाला, फिर आया मुरली वाला, अब कौन आया? मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, क्योंकि उसको पता था कि मुरली वाला है जो ही खिलौने वाला है, खिलौने वाला है जो ही मिठाई वाला है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ उनकी वृद्धा दादी थी। वृद्धा मतलब काफ़ी बुजुर्ग थी वो। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता न होगा। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। चिक की ओट में वो बैठी रहेगी क्योंकि वो आगे नहीं जा सकती थी। ठीक है, अब क्या हुआ? ओट मतलब चिपकर बैठना। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। निकट मतलब पास में आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुँह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती है। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियाँ। पैसे की 16 देता हूँ। अगर 1 पैसे की कितनी गोलियाँ देता हूँ मैं? 16 गोलियाँ देता हूँ। जायकेदार मतलब मज़ेदार। आगे बढ़ते हैं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। ये अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई मोलभाव और तुम्हें ज़्यादा करना आता ही नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। पोपला मतलब
जिसके मुंह में दांत नहीं होते उसको पोपला बोलते हैं। और उनके मुँह से मुस्कुराहट निकली कि वो बोलती कि मैं बुढ़िया हूँ ना, तो मैं मोल भाव ज़्यादा नहीं कर सकती। ये बात कहते ही दादी के मुंह से मुस्कुराहट छूट पड़ी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए हो या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चीख की आड़ से ही बोल रही थी। पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संचय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला। विस्मयादि भाव मतलब हैरानी में। इससे पहले मुरली लेकर आया था और इससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अनुमान मतलब अंदाज़ा। अब तो वो उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी थी। वो उससे बहुत कुछ बातें जानना चाह रही थी। वो बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और मैं यही चाहता हूँ। संतोष मतलब सब्र, ठीक है, धीरज मतलब धैर्य, ठीक है। सो कैसे वो भी बताओ। अब बैठ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दो। उन बातों को सुनकर आपको बहुत दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं भी उत्सुक हूँ, जानने को उत्सुक हूँ कि तुम्हारा हर्जा ना होगा। मिठाई में और भी ले लूँगी। हर्जा मतलब तुम्हें हानि नहीं होगी, मैं मिठाई तुमसे और ख़रीद लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। अतिशय मतलब अत्यधिक गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित मतलब इज्जत वाला आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था मेरे पास। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वो सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। संपत्ति मतलब धन दौलत थी उसके पास बहुत। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे मेरे सुंदर थे, इसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियाँ मतलब उनकी शरारतें, उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, शोर मचा रहता था। समय की गति और विधाता की लीला, मतलब विधाता की लीला को कोई टाल नहीं सकता। अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। वो हर बच्चों में अपने बच्चे की झलक देखता था। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वो इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हो। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसा तो काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसू से तर थी। मिठाई वाले की बात सुनकर उसकी आंखों में से आंसू निकलने लग गए थे। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। ये कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी का मादुक मधुर स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। जो ये कहानी है वो भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में जो मिठाई वाला था वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से था। उसकी पत्नी और उसके बच्चे किसी कारण से निधन हो गया था और वह गलियों में जाकर, नगरों में जाकर मिठाई, खिलौने, मुरली इसलिए बेचा करता था क्योंकि वो उसके बच्चों से बहुत स्नेह करता था
और दूसरों के बच्चों में वो अपने बच्चों की झलक देखता था। तो बच्चों, आज हमने चैप्टर 5 मिठाई वाला कहानी पढ़ी। धन्यवाद।